हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए पॉलिटी का टॉप 10 प्रश्न का सेशन लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं आज के टॉप 10 प्रश्न में क्या है कुछ खास। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटी का सेशन नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल से हमारे ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज के पॉलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने के बाद भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आ गया आपका नागरिकता से संबंधित प्रश्न। और आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैंने संडे स्पेशल में क्या कहता है पॉलिटी का आपको शुरू से संविधान से लेकर अभी तक भाग 1, भाग 2, भाग 3 पूरा उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो और उसमें नागरिकता भी पढ़ाया, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को पूरा जाके देख लीजिएगा। उसमें बेसिक वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाता है जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये सब हम उसमें बता चुके हैं। आइए, क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों तक रहने के बाद ही भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो कितने वर्ष, तो अगर कोई 7 वर्ष बाहर रह जाता है भारत से लगातार तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता का वर्णन भाग कितने में है ये जान लेते हैं। तो नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद अगर पूछ ले कि नागरिकता कहाँ से कहाँ, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन है। किसका, तो नागरिकता का। और आपको ये भी हम बताए हैं कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। और वो 5 प्रकार किस किस आधार पे है, तो जन्म से है, जन्म द्वारा, वंशाधिकार द्वारा, जन्म, वंशाधिकार, पंजीकरण, ये सब सारा चीज़ आपको उसमें लिखा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जन्म, वंशाधिकार, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि के अर्जन से, भूमि के अर्जन से, यानी कि ये 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो ये एकल नागरिकता है। और पूछ दे कि एकल नागरिकता का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो ये थे नागरिकता से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। राज्य एवं केंद्र सरकारों की सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है, यानी जो राज्य और केंद्र सरकार का जो भी खर्चा है उसका वित्तीय जांच कौन करता है, किसका जिम्मेवारी है, तो ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है। इसको कैग भी कहीं कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बाकी रहा इससे जानते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से क्या 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 क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में क्या पूछ लिया जाता है कि जो ये इसकी नियुक्ति है, यानी कि कैग की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। सबसे पहला क्वेश्चन। अगर इसका पद का सृजन पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो किसका पद का सृजन, शॉर्ट में हम आपको कैग बोल रहे हैं, तो इसके कैग का सृजन यानी कि पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है, तो संविधान द्वारा किया गया है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन मिलता है और आपका हैंड रिटन नोट्स आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आप लोग भी साथ साथ नोट बनाते चलिए, आपके पास भी एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार होगा। तो नियुक्ति किस में हो गई, अनुच्छेद 148 में। पद का सृजन किसके द्वारा होता है, तो संविधान के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछ ले इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है।
और ये क्या होता है, इसको लोक निधि का मुख्य, देखिए ऐसे कर करके पॉइंट लिख लीजिएगा, लोक निधि का मुख्य अभिभावक भी कहा जाता है। किसको, तो कैग को, यानी कि महालेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो लोक नीति का मुख्य अभिभावक भी किसे कहा जाता है, तो कैग को कहा जाता है। और देखिए इसका जो पेंशन एवं भत्ता है किसका, तो कैग का पेंशन एवं भत्ते जो हैं किस पर निर्भर करते हैं, तो ये भारत की संचित निधि पर। किस पे, तो भारत की संचित निधि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इससे प्रश्न, तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। और हाँ, इसमें और भी जो ऑप्शन है जैसे महान्यायवादी, राष्ट्रपति, तो जब जब ऐसे इससे संबंधित प्रश्न आया है आपको हम पूरा डिटेल में उसका भी बता चुके हैं। महान्यायवादी के बारे में भी, राष्ट्रपति के बारे, यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से था इसलिए उसके बारे में बताया गया, क्योंकि एक ही में सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं ना है, जिस पे बड़ा बड़ा जा सकता है, तो इसलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, चूँकि पहला है कोई भी चीज़ और वो भी भारत की बात है तो इम्पोर्टेंट तो हो जाता है हमारे लिए। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। कौन कुमार, तो मीरा कुमार। अगर वही आपसे क्या पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो प्रथम महिला मंत्री कहे, कितना गर्व की बात है ना, कोई प्रथम रहता है कितना उसको खुशी मिलता होगा। तो जिस तरह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, उसी तरह भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। और कौन मंत्री बनी थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री। कौन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो अगर आपसे पूछे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे भारत के, तो हीरालाल जे कनिया। ठीक है, हीरालाल जे कनिया। और बात करें कि और क्या हो गया यहाँ पे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन, तो सुकुमार सेन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों से अब एक सवाल है जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग से यहाँ पर ये सवाल है और इजी ही सवाल है, आशा करते हैं आप लोग पहले ही मतलब बता ही दीजिएगा। तो आप लोग से यहाँ पर क्या सवाल है कि भारत के, अगर कहेगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये देखिए क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है ना कि मत पूछिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से है, ये है आपका अनुच्छेद 44 से। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन है। और आपको ये सब सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज भी सॉल्यूशन तो कराया ही जाएगा डेली सेशन में, लेकिन आपको टॉपिक वाइज भी ये सब डिटेल में आपको बताया जाएगा आगे, टेंशन नहीं लीजिए। बात करेंगे कि अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एंड सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस में है, तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का। ये सब इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, खास करके अनुच्छेद 44 तो बहुत बार पूछा है और 40,
तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और नोट ज़रूर आप लोग करते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कुछ इम्पोर्टेंट मुख्यालय बनते हैं हमारे लिए, तो जान लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है किसका, कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय, तो ये कहाँ है? ये है आपका नई दिल्ली में। और इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो 1993 में। और एक चीज़ जानिए, ये वैधानिक आय है। आपको ये दे देगा कि ये वैधानिक है या नहीं है, तो पता रहेगा तब ना। तो ये वैधानिक निकाय है। कौन? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गठन 1993 में हुआ था। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय न्याय अकादमी, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको कराया जा रहा है, तो राष्ट्रीय न्याय अकादमी। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है? तो आपका भोपाल में है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन भी 1993 में ही हुआ था। और ये भी वैधानिक निकाय है। तो देखिए आपको तो याद रख जाएगा, आराम से रह जाएगा। सिर्फ इसका मुख्यालय अलग हो जाता है, ये भोपाल में है और ये नई दिल्ली में। और इसका भी 1993 और इसका भी 1993, दोनों वैधानिक निकाय ही है। तो आसान हो जाएगा, सिर्फ आपको मुख्यालय ध्यान में रख लेना है। और क्या पूछ लिया जाएगा? अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नीति आयोग का मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। और वो क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, यहाँ पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति एकमात्र थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली आदिवासी महिला, कर लीजिए, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो आपको पता ही होगा कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये भी आप लोग से पूछता है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात करें तो क्या, तो ये भारत की पहली महिला लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर मिल गया, जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे। कोई बात नहीं, ये आपको बता दिए तो आपसे दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपसे अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि आप बताइए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति का नाम बताइएगा आप लोग। ठीक है, यही अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट अस्तित्व में कब आया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको बस आप याद रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट अस्तित्व में कब आया, बस इसका यही पूछ ही जाता है। तो ये आया था 2001 में। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि मोबाइल कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, मोबाइल कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2008 में। ये ध्यान में रख लेना है। और सर्वप्रथम कर्नाटक में हुआ था। और इसका अग्रदूत अगर आपसे पूछे कि क्या कहता है मोबाइल कोर्ट का अग्रदूत कौन थे, मोबाइल कोर्ट का अग्रदूत कौन थे, तो कौन थे? APJ अबुल कलाम थे। APJ अबुल कलाम जी थे जो इसके अग्रदूत थे। और सर्वप्रथम कहाँ मोबाइल कोर्ट का स्थापना हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान में बस आपको रख लेना है। बाकी 1916 से क्या जान सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर से देखिए आपसे अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया है कि राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है?
तो राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद किस में है? तो 213 में है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल द्वारा, चूँकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन मतलब किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 164 में। किसमें? तो अनुच्छेद 164 में। वही अगर आपसे पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है वर्णन? राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस में है? तो 155 में। किसमें? अनुच्छेद 155 में। और लेकिन मुख्यमंत्री तो 164 और किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। तो ये सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष क्या है? अब यहाँ इस भी आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसका स्थापना कब हुआ था या गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति कैसी समिति थी? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की समिति थी। ये चीज़ पूछा गया है बार बार, तो इसको ध्यान में रख लेना है। 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का। किसका? अशोक मेहता समिति का, जो कि किस स्तरीय थी? तो द्विस्तरीय व्यवस्था। और ये ही दोनों है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा कि कहेगा कि द्विस्तरीय व्यवस्था किसके अंतर्गत थी? तो अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुई थी, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1986 में, ठीक है। बस इसका इस भी ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो ये आपका होता है 3 प्रकार से। और संविधान संशोधन कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। अगर आपसे पूछ ले कि 3 प्रकार कौन कौन सा है? तो एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा क्या होता है? बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति द्वारा। यही तीनों प्रक्रिया है, विधानमंडल से स्वीकृति द्वारा। तो ये 3 प्रकार से क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। और बाकी साधारण बहुमत में क्या होता है, विशेष बहुमत में क्या होता है, ये सब आपको हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको फुल डिटेल में बता देंगे। बाकी यहाँ पर जितना बताने लायक था आपको हम बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और विषय का टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।